कर दो आप तो। नमस्ते 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 नमस्कार। क्या हाल, क्या हाल चाल? रेडी एवरीवन? हाँ हाँ, स्लाइड में फोन कर रहा हूं। ऐसा है बेटा, देखो कि मेरी ना, आपके जो भैया दीदी है सीडीएस वाले, उनकी क्लास में भी लेक्चर है। सीडीएस के अंदर 6 बजे से क्लास है, तो 5:30 से 6 हम कितना ही पढ़ पाते। तो इसलिए ना मैंने अपनी क्लास थोड़ी पहले रखवा ली है। टाइम चेंज करने के लिए एकदम माफी चाहेंगे। फिर वो ऐसा होता ना कि मैंने आप लोगों को भी प्रॉमिस कर दिया 2 क्लास पढ़ाऊंगा, और 2 क्लास में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उनको नहीं पढ़ा रहा हूं, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सो मैंने क्या किया, यहां से कंटिन्यू कर लिया। ठीक है सर, मेरे बडीज कोई नहीं आए। चलो फिर तो आपका पढ़ाई में मन भी लग जाएगा। हम्म। तो आगे की क्लास के अंदर आज हम अर्थक्वेक तो हम पढ़ चुके, अब हम आगे बढ़ेंगे और सुनामी एंड वोल्केनो को स्टडी करेंगे। राइट है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको अर्थक्वेक पढ़ाया था, यहां से अर्थक्वेक का आगे शुरू करता हूं। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, मतलब एक प्राकृतिक आपदा है। अर्थक्वेक एक प्राकृतिक आपदा है जिसके आने वाले ट्रेमर्स किसी भी इंसान को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। सर आप अपने पैर ऊपर कीजिए, मुझे पैर छूना है। हाई मैग्नीट्यूड के जब ट्रेमर्स आते हैं ना, तो ट्रेमर्स एक हेवी डैमेज करते हैं। अब उसमें डैमेज कौन कौन से जरा उनको जानते हैं। चलिए, सबसे पहला ग्राउंड शेकिंग। जब भूकंप आता है तो ग्राउंड शेक करने लगता है। जब ग्राउंड शेक करने लगता है, उस वजह से हम लोग एंटी सिस्मिक जोन बनाते हैं, यानी आइसोलेटेड ग्राउंड। एक टेक्निक होती जो मैंने आपको आपके ग्रुप के अंदर भेजी थी, आपको याद है सभी लोगों को? जस्ट ओपन योर ग्रुप, ओपन योर ग्रुप टेलीग्राम का। टेलीग्राम के ग्रुप पे, ये क्या है यार? लागेला सबसे हटके अपन के जैसन, ई दुनिया में बा ऐसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ। तुम में किसी ने टेलीग्राम पे भेजा है। ग्रुप ओपन करो, ठीक है?
इस ग्रुप के अंदर मैंने आपको यहां पर, कहां गया यार काम की चीज, ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी, ये जो मैंने आपको भेजा था ना, आइसोलेटेड, दिस इज बेस आइसोलेशन मेथड, जो कि अर्थक्वेक वाले इलाके में इस्तेमाल की जाती है। तो अभी यहां से आपको क्लियर अगर ना भी दिखे तो मैंने ग्रुप में भेज दिए, उसको ओपन कर लेना। ओके, हाँ वो बिल्डिंग वाली, बिल्कुल बिल्कुल निव्या, वो बिल्डिंग वाली ओपन कर लेना। तो पहला क्या, शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, जब भूकंप आता है तो ग्राउंड शेक करता है, जो मैंने आपको वीडियो में भेजा है। दूसरा लैंड एंड मड स्लाइड, लैंडस्लाइड, जब भूकंप आता है तो लैंडस्लाइड ट्रिगर हो जाती है, जितना तेज भूकंप आएगा उतनी जल्दी मिट्टी धस के नीचे की तरफ गिरेगी, इसलिए तो हिमालय इज प्रोन टू द लैंडस्लाइड, क्योंकि भूकंप भी आता है। ये हो गया। दूसरा फायर्स, अगर जब भूकंप आया और भूकंप की वजह से उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर बिजली के खंभे आपस में टकरा गए, है ना, कोई एपरेटस फूट गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, जहां पर क्रॉस कनेक्शन हो गए, शॉर्ट सर्किट फॉल्टिंग हो गई, तो वहां पर आपको फायर्स भी दिखाई देगी। एवलांच मतलब बर्फ का पहाड़ टूट के नीचे गिर सकता है, एक बड़ा सा, जब अर्थक्वेक आएगा तो पूरे बर्फ को हिलाएगा, और बर्फ जो है वो लैंड के कंपेयर में कम होल्ड रहता है, तो टूट के पूरा नीचे गिरेगा। फिर ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करता है जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है। फिर आ जाता फ्लड एंड डैम्स, जब भूकंप आता है तो डैम्स टूट जाते हैं, और डैम्स टूटेंगे तो फिर फ्लड भी आएगा। स्ट्रक्चरल कोलेप्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट जाती है, और सुनामी। सारे पॉइंट नॉर्मल मोरल साइंस वाले पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, ठीक है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो आफ्टर इफेक्ट है, ज्योग्राफी के अंदर ये चीजें कम पूछी जाती है। ये जो होते हैं ना, यहां से शुरुआत होती है आपके व्यवस्था की, यानी राजनीति विज्ञान की, कि आप बचाने के लिए इन सभी चीजों का इस्तेमाल करें कि हवाओं आ सकते हैं। एक फंड होता कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर पैसा डाले इन चीजों से बचने के लिए। सर आपको भोजपुरी आती नहीं, वो तो उसमें लिखा आ रहा था जैसनबा, जैसनबा मतलब कि जैसे, उसके जैसे, मैं सिखा दूंगा आपको। फोर्थ पॉइंट, एवेलांच मतलब बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा धसना नीचे। अबे गधे, मंद बुद्धि। एवेलांच, एवेलांच जानना है ना? हम्म, ये बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा धस के नीचे आना, ये टूट के जब नीचे आता है, इसे एवेलांच कहते हैं। जो लैंडस्लाइड होती है उस लैंडस्लाइड का एवेलांच, ठीक। चलो, पेनी प्लेन इज रिलेटेड टू, मैंने आपको पेडी प्लेन, पेनी प्लेन बताए थे। पेडी प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड इन डेजर्ट, और पेनी प्लेन्स जो होते दे आर फॉर्म्ड इन रिवर रीजन। आप याद करो, मैंने प्लेन्स बताए थे, तो प्लेन्स बाय डिपोजिशन, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, ओपन करो। दूसरा सिंक होल, सिंक होल कौन से इलाके में आते हैं भाई? एसएससी का क्वेश्चन है, सीजीएल। दीपांशी, आरव, पूजा, शिवांशु, तुम लोगों ना अब दिखना मुझे एक भी कमेंट करते हुए, मेरे हाथ लगो, मैं बताता हूं फिर। 58% घास वास खाते हो क्या? ये क्या है? कोई ढंग का जवाब दो यार। ये सिंक होल पढ़ा नहीं है क्या हमने? सिंक होल, डोलिन, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, पढ़ते क्या हो? कास्ट टोपोग्राफी। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इनमें से कौन सा इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म? तो रिवर टेरेस, एलुवियल, नेचुरल लेवी एंड डेल्टा, ये तीनों डिपोजिशनल है, और रिवर टेरेस इरोजनल है, वो ऐसा। अगला, द फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज इज ऑन कन्वर्जेंट बाउंड्री, गलत है।
अटलांटिक रीच कहां बनती है, या फिर मिड ओशनिक रीच जहां डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, तो ये गलत है, डाइवर्जेंट सही है, शेयर गलत है, शेयर मतलब क्या ऐसे जाना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और तीसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो 2 और 4 इज करेक्ट आंसर, सी सही जवाब होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग, इनमें से कौन सा केमिकल वेदरिंग नहीं है, तो फ्रीजिंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग, जब पानी बर्फ जमता है वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल वेदरिंग। कार्बोनाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन तो है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन, सर्क, यारदांग, बरखान और ड्रम्पलिन, आओ एक एक करके इसको करने की कोशिश करो। ये लो 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 लो, हो गया साइड में। ये क्वेश्चन तो आप इसीलिए अब गलत कर दोगे कि आप साइड में हटे ही नहीं। जैसे मेरा हाथ नहीं आता, तुम तो बहुत सही जवाब दे देते, मुझे तो पता ही नहीं है। चलो, सर्क, इट इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर, इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। यारदांग, इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड। बरखान, डिवोशनल लैंडफॉर्म ऑफ विंड। और लास्ट में ड्रम्पलिन्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। 4132, 4132, बी इज द आंसर। फिर भी सही कर दिया रे, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक, तो नीस, नीस जो है इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। ऑन अर्थ ओरिजिनली देयर आर ओनली वन ह्यूज लैंड मास, पेंजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है दैट इज एंडीज माउंटेन रेंज, 7000 किलोमीटर लंबी है। कहां पर है ये, तो दिस माउंटेन रेंज इज प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका। चलो, वोल्केनिज्म, केमिकल वेदरिंग का मतलब कि केमिकल्स के थ्रू या फिर केमिकली चीजों का खत्म होना, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। हाँ नैन्सी, बताओ क्या कमेंट है आपका। सर जी 7 बजे तक चलेगा क्या लेक्चर, नहीं बेटा, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा 6 बजे, शार्प 6 बजे, 6 बजे 5:55 तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, 5:55 तक, क्योंकि 6 बजे से मेरी फिर दूसरी क्लास है यार, आप जरा समझिएगा, आपका भाई भी थकता है। सर एक बार लास्ट में भोजपुरी सॉन्ग, मुझे नहीं आते भाई भोजपुरी सॉन्ग, और जो मैंने सुन रखे ना वो सुनाने लायक नहीं है, जो मैंने कहीं चलते फिरते सुने हैं ना वो सब अपने अपने हिसाब से सुन लेना। वोल्केनिज्म क्या होता है, सुनामी कब पढ़ाओगे, वोल्केनिज्म के बाद में पढ़ाएंगे, तो वोल्केनिज्म पढ़ते हैं। वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता है सर, वोल्केनो और वोल्केनिज्म दोनों शब्द में थोड़ा अंतर है, शाब्दिक अर्थ है। वोल्केनो एक प्रकार का लैंडफॉर्म होता है, वोल्केनो जो होता है बेटा वो एक प्रकार का लैंडफॉर्म होता है, और वोल्केनिज्म जो होता है, वोल्केनिज्म एक प्रोसेस होती है।
तो वोल्केनो इज अ लैंडफॉर्म और वोल्केनिज्म इज ए प्रोसेस। अरे तो मतलब भाई इतने तो गाने बजे जो रील्स में बजते रहते ना, जिनको रील्स अपन सुनते रहते और फिर कोई फ्रेंड मतलब बता देता इसका मतलब ये है, बोले इश, इसको वो कर दे कि ये कल मेरे फोन में ना दिखे, फिर वो नोट इंटरेस्टेड करता हूं वहां लिख करके। मुझे नहीं आता भाई। दीपांशु कुछ भी थोड़ी ना सुना दूंगा यार आपको। ठीक है, तो वोल्केनो इज अ वेंट ऑफ ओपनिंग सर्कुलर और नियरली सर्कुलेशन। देखो, एक वेंट होता ज्वालामुखी, अ वेंट ऑफ ओपनिंग या तो सर्कुलर होगी या नियरली सर्कुलर होगी। ओपनिंग सर्कुलर और नियरली सर्कुलर, जिसके अंदर से फ्रेगमेंटेड मटेरियल बाहर निकल के आते थे। इसके अंदर से फ्रेगमेंटेड मटेरियल निकल के बाहर आते थे, और फ्रेगमेंटेड मटेरियल के अंदर आपको गैसेस, वाटर, लिक्विड गैस और उसके बाद लापिलिस, इस तरह के पत्थर, स्टोन, ये सब निकल के आते हैं। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से लावा निकलता है, गैस निकलती है, राख निकलती है, और ये निकल के बाहर आते हैं। ओके, फ्रेगमेंटेड चीजें निकल के आती हैं। और ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर लावा निकलता है, बाहर आकर के ठंडा होता है और जमा होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। ओके, तो वोल्केनो इज अ लैंडफॉर्म through which heated material erupted out, and volcanism is a process through which heated material erupted out and solidify. सर पीवाईक्यूएस नहीं होते, बता दो क्या करें। तो पहले तो हम लेक्चर पढ़ें पूरा, फिर उसके बाद है तो उस चीज को पढ़े, मतलब ध्यान से वो लर्न करे। जब पीवाईक्यूएस लगाने जा रहे तो नहीं हो रहे तो उसके फिर चारों ऑप्शन देखे कि ऐसा क्या है कि नहीं बन रहा, तो वो क्या लगता है यूज आसानी से डील हो जाएगी क्या उनसे। पीवाईक्यूएस भी सीखने की चीज होती है अगर वो पुराने हो तो, वो भी एक हमारा सपोर्ट होते, ऐसे काम करा जाता है। फ्रेगमेंटेड मतलब टुकड़ों में जो मटेरियल्स पाए जाते हैं उनका बाहर आना, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेड मटेरियल इरप्शन। ओके, चलो, तो ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाले सबस्टेंसेस कौन कौन से होते थे, है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा, ये सब बताऊंगा, 2 मिनट दो। तो मटेरियल जो ज्वालामुखी से निकलते, सबसे पहले वोल्केनिक गैसेस, उसके अंदर से गैसेस निकलती है जैसे कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ऐसी गैसेस निकलती ज्वालामुखी के अंदर से। तो पहले तो गैसेस जो सबसे हल्की होती है, फिर आ जाएगा आपका डस्ट, जिसमें पत्थर, जिसमें डायमीटर थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है। पहले गैस हो गई, गैस के बाद धूल के कण बड़ी बड़ी डायमीटर वाले 0.05 mm तक की। फिर वोल्केनिक ऐश यानी राख निकली, जिसमें पत्थरों के डायमीटर, उसके पार्टिकल्स के डायमीटर 0.05 से 0.5 mm थी। फिर वोल्केनिक कोरेस, जिसमें राख की साइज 0.5 mm से 4 mm तक थी। फिर लापिलिस, जो कि स्टोन्स थे जिनकी साइज 4 to 32 mm तक की थी। और लास्ट में कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट के अंदर क्या था कि ये इनकी साइज 32 mm से ज्यादा बड़ी होने लगी जब वही ज्वालामुखी के वो पानी के अंदर आगे जाकर के ठंडी होने लगी, तो कॉन्ग्लोमेरेट्स बनने लगे जिसमें 32 mm तक की साइज होती थी। तो दीज आर द मटेरियल विच इरप्टेड फ्रॉम द वोल्केनो, ज्वालामुखी से फट के बाहर आते हैं ये सब। ठीक है, अब मैग्मा और लावा, इन सब के बाद में जो निकलता है दैट इज लावा, जिसको ग्लोविंग एवेलांच भी बोलते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं एक, ठीक है। जब तक मटेरियल ज्वालामुखी के अंदर है तब तक हम उसको बोलेंगे लावा, तब तक हम उसको बोलेंगे मैग्मा। और जैसे ही ये निकल के बाहर आ जाएगा, जमा हो जाएगा ये,
तब हम इसे कहेंगे लावा। तो लावा बाहर आने के बाद होगा और जब तक अंदर रहेगा तब तक उसका नाम मैग्मा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो बाहर निकलता है लावा, उसकी क्वालिटी क्या क्या होती है? तो जनरली दो प्रकार का होता है। जो लावा हमें बाहर दिखाई देता है वो दो प्रकार का होता है। एक बेसिक लावा जो कि बेसाल्टिक इरप्शन से बनता है, एक एंडेसाइटिक लावा जो कि एसिडिक इरप्शन से बनता है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बेसिक लावा। तो बेसिक लावा के अंदर हम क्या पढ़ पा रहे हैं? बेसिक लावा इज हाईली फ्लूइड, निकलेगा और दूर फैल जाएगा। ज्वालामुखी के अंदर से जो लावा निकलता है, अगर वो लावा बेसाल्टिक लावा है तो उसकी क्वालिटी होती निकलेगा बाहर और दूर तक फैल जाएगा। दूसरा हो जाएगा एसिडिक लावा, जो निकलेगा और वहीं जमा हो जाएगा, लेस फ्लूइड होता है। तो दोनों में अंतर, बेसिक हाईली फ्लूइड, एसिडिक लेस फ्लूइड। बेसिक लावा इज लेस विस्कस, मतलब कम गाढ़ा होता है, तरल ज्यादा होता, गाढ़ा कम होता है। एंड एसिडिक लावा इज हाई विस्कस, ज्यादा विस्कस होता है। इसको एग्जांपल समझना, जैसे लावा निकला, ये निकला, जमा हो गया, फिर अगली बार फटा तो ये जमा हो गया, फिर अगली बार ये जमा हो गया, फिर ये। तो यहां पर हो क्या रहा है? रेगुलरली लावा जमता जा रहा है, मतलब ज्यादा दूर फैलता नहीं, फ्लूइड कम है, तो जमने की वजह से कोन की हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, हाइट जो होती है कोन की वो बढ़ती जाती है, वो गेन करता जाता है। वहीं इधर देखोगे तो यहां पर जैसे निकला और फैल गया, फिर निकला और फैल गया, फिर निकला और फैल गया। तो यहां पर जो लैंडफॉर्म होगा ना, वो शील्ड की तरह होगा, डोम शेप्ड। इससे प्लेटो बनेंगे, और जो एसिडिक लावा होगा उससे माउंटेन बनेंगे। ये दोनों से लावा के बनने वाले मटेरियल की क्वालिटी बता रहा हूं मैं, जो आगे बाहर की तरफ लैंडफॉर्म बन रहा है ज्वालामुखी के थ्रू। डार्क इन कलर, ये काले रंग का होता है, गहरे काले रंग का। एग्जाम्पल दक्कन का पठार। दक्कन का जो प्लेटो है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा टेरिटोरियल इलाका था, उस इलाके का पार्ट जो काली मिट्टी से पूरा गहराई में लिपटा हुआ है, उसी काली मिट्टी के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में पूरे देश की खेती होती कॉटन की। क्यों? क्योंकि कॉटन यानी कपास सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी में सब अच्छे से ग्रो करता है। और हमारे देश में काली मिट्टी इस बेसिक लावा से जमा हुई, और ये बेसिक लावा दक्कन में हुआ, उसी दक्कन के चलते वहां पर काली मिट्टी, इसी के चलते महाराष्ट्र और गुजरात को क्लॉथ मार्केट ज्यादा तगड़ा है यहाँ का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ज्यादा होता है, टेक्सटाइल बहुत ज्यादा है। आया बात समझ में? ज्योग्राफी कैसे आपके जीवन को इंपैक्ट करती है। वहां की मिट्टी ने जीवन अलग कर दिया। डार्क इन कलर एंड इट इज जनरली व्हाइट इन कलर, एसिडिक लावा। रिच इन मैग्नीशियम, इसके अंदर मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। एंड इट इज रिच इन सिलिकॉन, इसके अंदर सिलिकॉन थोड़ी कम मात्रा में होता है। गर्मी की देखोगे तो बेसाल्टिक लावा हॉटेस्ट लावा होता है, तापमान बहुत ज्यादा होता है। वहीं एसिडिक लावा कंपैरेटिवली लेस होता है, लेस हॉट, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। बेसिक लावा दक्कन में फैला है, जो दक्कन का पठार है वहां बेसिक लावा फैला है। और एसिडिक लावा माउंट पिली, कैरेबियन आइलैंड के पास मिलता है, वहां पर एसिडिक लावा। एसिडिक लावा के बहुत एग्जांपल है, माउंट पिली हो गया, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट ओजस डालसेलेडो, माउंट स्ट्रोम्बोली। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक लावा, जिसके अंदर कोण की हाइट बढ़ती जाती है। तो यहां पर जो ज्वालामुखी बनती है उनको बोलते हैं हम स्ट्रेटोकोन। स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेटा में बना, लेयर बाय लेयर बना, तो दैट इज द स्ट्रेटोकोन, जो कि हाईएस्ट कोन होते, कॉम्पोजिट कोन बोलते हैं इनको। और ये बेसिक लावा इधर। चलिए आगे आते हैं। वोल्केनो बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी, मतलब उम्र के आधार पर ज्वालामुखी को कितने पार्ट में तोड़ा गया। तो उम्र के आधार पर ज्वालामुखी को जनरली हमने 3 पार्ट में तोड़ा है। सबसे पहला आ जाएगा एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो क्या होती? ऐसी वोल्केनो जो कभी भी फट जाए, जिसकी फटने की फ्रीक्वेंसी जल्दी हो और ज्यादा हो, उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। तो वोल्केनोस आर सेड टू बी एक्टिव व्हेन दे फ्रीक्वेंटली इरप्ट। एग्जांपल माउंट स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली इज कंसिडर्ड एज अ लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। पूरे भूमध्य सागर का उसको लाइट हाउस कहा जाता है। क्यों? ये यहां पर है, जानते हो इस इलाके को? दिस इज नोन एज मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। पहले जिन लोगों ने नक्शे बनाए थे उन लोगों ने इसी इलाके को मेन रखा था, यूरोप को। बाकी ऐसा बोल दिया गया था कि आगे जीवन है ही नहीं, यहीं तक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक, बाकी है ही नहीं कुछ।
तो उन्होंने इसको धरती का मध्य माना था, भूमध्य सागर उसको बोलते हैं। ऑल्दो धरती का मध्य ये है, ये भूमध्य रेखा यहीं से पास होती, इक्वेटर, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पर देखो ये जो इलाका है दैट इज मेडिटेरेनियन सी। अब यहां से जो जहाज चलते ना, फोटोग्राफ देखते हैं, फोटोज तो थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे यहाँ। ये देखो, ये ऐसा फूटता है रियलिटी में। सोचो यार, धरती पर कोई जगह ऐसी भी है? तो ये आपका स्ट्रोम्बोली आइलैंड है। अब क्या होता है बेटा, इस इलाके से जब जहाज पास होते हैं ना इधर से यूं, जब, बस यार, जब यहां से जहाज पास होते हैं तो जहाजों को पता चल जाता है कि हम भूमध्य सागर में इस पर्टिकुलर जगह पर है। एक, जितने भी जहाज जहां से पास होते हैं ना, उनको रास्ता दिखाने के लिए, जैसे हमारे पास सिग्नल लाइट होती है ना, जहाजों के लिए होता लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या करता, दूर से रोशनी निकालता है, उससे दूर इलाके में जाने वाले जहाजों को पता चल जाता है कि अगर हमें कुछ हेल्प चाहिए तो वहां पर एक वो है पर्टिकुलर, उस जगह पर लोग रहते, उजाला आ रहा है, तो लाइट हाउस बोलते हैं। अब मेडिटेरेनियन सी के अंदर नेचुरली लाइट हाउस बना हुआ है ये स्ट्रोम्बोली, जो कि लेपारी आइलैंड के पास है। ये इटली है, इटली के जस्ट बगल में है, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का। फिर इसके बाद आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, सेकंड आ जाएगा डोरमेंट वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो जो लंबे समय से नहीं फटे हो बट जिनकी फ्यूचर में फटने की पॉसिबिलिटीज हो, उसे डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। अब द वोल्केनो विच हैज नॉट बीन इरप्टेड सिंस लॉन्ग टाइम बट हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इरप्शन, वहां पर चांसेस है कि वो फ्यूचर में जाकर के फट सकते हैं। ऐसी ज्वालामुखी को हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। एग्जांपल माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी कहां पर है, जापान तरफ है। माउंट फ्यूजी लास्ट टाइम 1701 में फटा था, उसके बाद अभी तक नहीं फटा, बट इसकी फ्यूचर में फटने के चांसेस है। माउंट किलिमिंजारो जो कि यहां पर है, क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमिंजारो। और माउंट किलिमिंजारो जो है इट्स सिचुएटेड इन तंजानिया, याद रखिएगा, तंजानिया के अंदर है, एक देश है वहां पर है। फिर आ जाएगा दूसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसी वोल्केनो जो पास्ट में फटती है, अब नहीं फटती, और फ्यूचर में भी उसके फटने के कोई चांस नहीं। पास्ट में फटती थी, अब ये नहीं फटती है, और फ्यूचर इरप्शन के भी कोई चांस नहीं। ऐसी वोल्केनो को हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एग्जांपल माउंट कोह सुल्तान और माउंट बुनिन्योंग। माउंट कोह सुल्तान इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड माउंट बुनिन्योंग इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हुआ, माउंट फ्यूजी और माउंट किलिमिंजारो, दीस आर द डोरमेंट। एक्टिव वोल्केनो क्या होती है, जो कभी भी फट जाए, जैसे कि इटली के पास लेपारी आइलैंड पर फटती हुई ज्वालामुखी हमको दिखाई देती है जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली। इट इज कंसिडर्ड एज ए लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्यों, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में सारे जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करती है। दूसरा डोरमेंट, जो आज नहीं फट रही, पहले फटती थी और इन फ्यूचर भी फट सकती है, दैट इज द डोरमेंट वोल्केनो। फिर आ जाएगा एक्सटिंक्ट, आज नहीं फटती, लंबे समय से नहीं फट रही और फ्यूचर में फटने के कोई चांस नहीं होते, दैट इज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब हमें ये समझ में आ जाए जैसे कि सर इसके बारे में पता कैसे चलता, तो बहुत सारे वोल्केनोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो जाते इस इलाके पर स्टडी करते हैं, वहां पर मैग्मा के मूवमेंट की, वहां पर टेक्टोनिकली एक्टिव है इलाका या इनस्टेबल हो चुका है, फिर उस हिसाब से उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाएगा वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन। तो वोल्केनो बेस्ड ऑन एज, तो एक्टिव, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट हो गई। वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन, तो विस्फोट के अनुसार दो प्रकार की होती है। एक हो जाएगी सेंट्रल इरप्शन, जब पूरी ज्वालामुखी एक केंद्र से फटे, एक पॉइंट से, दैट कम्स अंडर द सेंट्रल इरप्शन। जब एक पॉइंट से ज्वालामुखी फटे उसे सेंट्रल इरप्शन बोलेंगे, और जब एक पतली लंबी लाइन से ज्वालामुखी फटती रहे उसे फीजर इरप्शन बोलेंगे। जैसे कि मिड ओशनिक रिज, एक लंबी पतली लाइन से लावा निकलता है, दैट इज अ मिड ओशनिक रिज और फीजर इरप्शन। क्लियर हुए दोनों, सेंट्रल इरप्शन एंड फीजर इरप्शन।
बताओ। हम्म, ओके, हो गया चालू। मतलब इस मैप के ऊपर दिखाई नहीं देगा, यहां पर आइसलैंड में आपको यहां दिखाता हूं, कुछ नहीं बोला मैं ऐसा कुछ ज्यादा, बेफिक्र रहो। ये देखो, ये आपको मैप दिख रहा, ये मैप पूरा फटा हुआ आइसलैंड बीच से। तो यहां सारी जगह से लावा निकलता है ना, तो लावा एक्सप्लोसिवली नहीं निकलता, लावा धीरे धीरे निकलता है। ठीक है, लावा धीरे धीरे निकलता, और ये धीरे धीरे निकलता है ना, इसको हम बोलते हैं फीजर इरप्शन। जहां एक्सक्लूसिवली निकलता है वो सेंट्रल इरप्शन होता है। ये देखो ना, ये ऐसी रीजेस बनती है, लोग बाग घूम रहे हैं, डाइवर्जेंट। चलिए आगे बढ़े, अगला नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, लैंडस्फॉर्म विच आर क्रिएटेड बाय वोल्केनो। देखो भाई, वोल्केनो दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनाते, एनी एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। अनुराग, हमारे देश में ना एक्टिव वोल्केनो बैरन लास्ट टाइम 2011 में फटी थी, तो एक्टिव वोल्केनो मानते हैं हम। इसके अलावा भी एक और वोल्केनो है जिसका नाम है नारकोंडम, जो कि पहले फटी थी। तो दीज आर दी एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। ओके, बैरन एंड नारकोंडम। अब आ जाता है वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन, फटने के मतलब उसके, अरे ये इरप्शन गलत लिखा, वोल्केनो ये हटाओ। वोल्केनिक लैंडफॉर्म है टॉपिक का, कि कौन कौन से लैंडफॉर्म ज्वालामुखी से बनते हैं। एक होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक होता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। जैसे कि नाम बता रहा, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब धरती के अंदर मैग्मा ठंडा हो जाए, बाहर ही ना निकले। देखो ये ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी का माउथ चोक है, तो मैग्मा अंदर ही अंदर कहीं ठंडा हो गया, तो अंदर जो लैंडफॉर्म बनाएगा दैट इज नोन एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। फिर आता है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, वो लैंडफॉर्म जब लावा बाहर निकल के आता है और बाहर जमा होता है। जब लावा बाहर निकल के आ जाए और बाहर आने के बाद प्लेट्यू बनाए, माउंटेन बनाए,
that are the extrusive landform. The volcanic landform which are created with the solidification of lava on the surface of the earth is known as, ये आपका हो जाएगा एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव धरती के अंदर, एक्सट्रूसिव धरती के ऊपर. क्लियर हुआ सर? क्या हम लोगों को वोल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा? वोल्केनिक इरप्शन देखने को अपने इंडिया में तुम बैरन आइलैंड चले जाओ, वहां पर हल्का फुल्का दिख जाएगा. नहीं तो आइसलैंड वाइसलैंड चले जाओ, वहां तो बहुत सारी दिख जाएगी. तुमको पता है एक जगह है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, वहां पर रसिया वाले पेट्रोल ढूंढने गए थे. तो पेट्रोल ढूंढ रहे 5-15 लोग यूं करके, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, पेट्रोल नहीं हो सकता. तो पेट्रोल ढूंढ रहे वहां पर, है ना. अब पेट्रोल ढूंढते ढूंढते उनको ना पता लगा कि यहां से तो गैस लीक हो रही. तो उनने सोचा कि यार एक काम करते हैं, वेल आई थिंक देग्रोस्त्रे सिकांद्रे, मतलब रशिया में बोल रहे थे, जो मैंने सुना वही बता रहा हूं. एक काम करते हैं, अपन ना यहां आग लगा देते. तब पहले तुर्कमेनिस्तान रशिया का हिस्सा था उस समय, उस जगह. तो उन्होंने बोला आग लगा देते. आप आग लगाएंगे तो ये गैस जो है, ये गैस पूरी जल जाएगी, पेट्रोल बाद में निकालेंगे. अब जैसे उन्होंने आग लगाई, वो भाई 1971 में आग लगाई थी, वो आज भी जल रही है. 1971 में जो आग लगा के आए थे भग गए, फिर वो जब नहीं बुझी तो निकल लिए अपने अपने देश. वो अभी तक वो आग जल रही है. तो मतलब ऐसा बोला जाता है, तुर्कमेनिस्तान पैसे भी दे रहा कि कोई मैं पैसे दे दूंगा, कोई आके बुझा दो. बड़ी बड़ी कंपनी से बात करी, मार्स से लोग बुलाए, बट वो नहीं हो पाया. वो इतनी बेहतरीन आग लगी उसके अंदर, वो तो निकल लिए. समझ रहे थे, निकल ले भाई, यहां कुछ नहीं हो सकता. मैं आपको बताता हूं ना, हेल गेट, गेट ऑफ हेल, ऐसा कुछ नाम है उसका. गेट ऑफ हेल, हाँ ये मिल गया. ये डोर टू हेल, यहां आए थे ये लोग. कहां? रूस का है, रशिया वाले कहां है? ये इधर आपका ये पूरा हिस्सा जो था ना, ये एक समय में रशिया का पार्ट था, ये इसी का पूरा. ये तो यहां आए थे लोग आग लगाने. मतलब आग लगाना उनका मोटिव नहीं था, और उनने सोचा थोड़ी देर लगा दो. तो वो तो भाई उनकी एक काड़ी जो उनने जलाई, वो ये ऐसा जल रहा हो तब से. इसको गेट टू हेल बोलते हैं. ये बुझने का नाम नहीं ले रही, टूरिस्ट प्लेस बन गई. ये देखो ना वीडियो. और क्या दिखाओ, बताओ. ये आदमी नाच रहा है क्या? नाच नहीं रहा, फोटो खिंचा रहा. बताओ यार भाई, सिविल जो लोग होते हैं ना, सिटीजन्स, वो अलग ही लोग होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता. यहाँ हमारे देश को नुकसान हो रहा, मेरे देश बाहर से लोगों को ला करके इसको बुझाने की कोशिश कर रहा है, कोई मतलब नहीं. यहाँ तो टेंट वेंट लगे हैं, कैंपिंग चल रही है. फॉरेस्ट को फॉर द रेस्ट बना लिया इन लोगों ने. सही है भाई. ये अरे कॉटेज वोटेज खुल गए यहां तो. ये अंदर आग लगी है. बहुत नमूने नमूने लोग हैं भाई दुनिया में. बताओ यार वो थोड़े दिन तो उनने किया प्रयास, सब उनने पाइपलाइन वाइपलाइन सब तिबर नहीं बुझी तो भाग लिए. चलो रे चलो. देखो साइंटिस्ट आर फूल और ये सब अलग बातें हैं. यहाँ नुकसान हो रहा भाई. वो पढ़ाई लिखाई की बात, ये 9वीं 10वीं में साइंस के ऊपर ऐसे लिखना है, एक अलग बात है कि साइंटिस्ट आर फूल, उनका आईक्यू लेवल, ये सब दूर बात है. यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ पैसे जा रहे हैं. थोड़ा सीरियस होकर के सोचो. अब बड़े हो रहे हैं हम, अब विज्ञान का उस चीज के लिए इस्तेमाल करो कि आपको कमाने में मदद करे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करे. साइंस का लेखे वो ऐसे तो हमने लिख दिया सदियों पहले. रिस्पेक्ट करो अब उसकी कि कैसे, और हमें बस कारण देखना है कि कैसे बुझ सके. हमारे देश में झारिया जो है, झारिया माइन रानीगंज, इट इज कंसिडर्ड एज अ बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया. मैं तो बहुत दूर लेकर के जा रहा हूं. मैं आप लोगों को यही, हमारा देश भारत ही जल रहा है, धधक रहा है.
बर्निंग सिटी ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा झारिया, रानीगंज, ये जल रहा है पूरा हर तरफ। ये भी नहीं पूछता कभी भी, कहीं से भी आग निकल जाती है। झारखंड के अंदर है, किसी ने सुना हो तो अच्छी बात है। मैंने बर्निंग सिटी लिखा था, उन्होंने मणिकर्णिका घाट भी साथ में दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को देखते हैं। वो लैंडफॉर्म जो कि धरती के अंदर बने उन्हें इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं। लाइक लोपोलिथ जो कि ऐसे बाउल के शेप की तरह होता है ना। फिर लेकोलिथ जो इसका विपरीत ऐसे डोम शेप की तरह धरती के अंदर बनता है। देखो ये आपका बना लोपोलिथ, ऐसे बाउल शेप्ड, अंदर से लावा अंदर ही जमा हो गया, जैसे बाउल शेप्ड बना, दैट इज लोपोलिथ। लेकोलिथ इसका उल्टा, जो डोम शेप्ड बना, ऐसे डोम की तरह। डोम क्या होता है? डोम मतलब माउंटेन। तो दिस इज अ लेकोलिथ। लेकोलिथ के बाद फेकोलिथ। फेकोलिथ एक वेवी शेप्ड है, ये वेव की तरह बना हुआ है। तो वेव के अंदर एंटीक्लाइन सिंक्लाइन होते, वैसे के वैसे ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फॉर्मेट में, ये देखो वेव की तरह। फिर इसके बाद सिल। सिल इज हॉरिजॉन्टल, डाइक इज वर्टिकल। डाइक सीधा बना है, सिल हॉरिजॉन्टल बना है। बेथोलिथ इज अ लार्ज डोम, जिसको हम प्लूटोन भी बोलते हैं। तो बेथोलिथ इज अ लार्ज डोम, और ये जब फूट जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है सरफेस के पास, तब हम इसे प्लूटोन या फिर प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं क्या? हिंदी मीडियम से हूं क्या? एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो? प्लीज इग्नोर मी। तुम तो सच में हिंदी मीडियम से हो यार। फिर प्लीज इग्नोर माँ। क्रैक कर सकती हूं, प्लीज इग्नोर माँ। बेटा ऐसा नहीं लिखते प्लीज इग्नोर मी, पहले तो आप यहीं से इंग्लिश सीखो मेरे से। उसको लिखते प्लीज डोंट इग्नोर, उसमें लिख दिया प्लीज इग्नोर मी, और शुरू में लिख दिया मुझे इंग्लिश। तुमने तो जस्टिफाई भी कर दिया यार एक ही सेंटेंस में। यार देखो बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसे समझ पा रहे हो बेटा, आप इसे समझ पा रहे हो, और ऐसा कैसे हम अगर लिख पाए, हमें मेंस नहीं लिखना है, हमें लिखना नॉर्मल प्रीलिमी, मतलब जो रिटन एग्जाम है, जो हमें डॉट भरने बस उसके अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश की आवश्यकता नहीं। बट हाँ मेघा, आप इतना याद रखो बेटा कि अगर आप ये समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको इंग्लिश से राब्ता रखना ही पड़ेगा। इंग्लिश जो होगी बहुत आपके काम की है, आपको जीवन में काम आएगी। और देखो सुनो यार मेरी बात, तुम लोग ना बहुत छोटे हो, तुम ये बात क्यों करते हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूं? अरे यार भाई, मतलब 10th क्लास में बच्चा हिंदी मीडियम को छोड़ के इंग्लिश मीडियम में आता है, 10th को छोड़ के 11th में कई बार, तो वो भी तो मैनेज करते हैं। क्या कर रहे हो यार? वाई आर यू इग्नोरिंग मी? ये सही है। अब इग्नोर किया बेटा, तब तो नहीं किया था। फिर आएगा बेथोलिथ, ये लार्ज डोम जो अंदर है, ठीक है। अगला पॉइंट जाएगा सिल। सिल देखो, जो हॉरिजॉन्टली लावा जो जमा हो दैट इज नोन एज सिल, और जो वर्टिकली जमा हो दैट इज नोन एज डाइक। सर मिस टाइप हो गया होगा उससे। अरे हाँ भाई, मिस टाइप हो गया, वो भी समझ गई, मैं भी समझ गया। बस यार, अभी मैं तुमको लिखूं क्या सरकाज़म, या इमोजी बना दूं कि अब मैं आपसे ऐसे हो गया यार, वो समझ गई जो मैंने उनको बोला था। अगला एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। तो ऐसे वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो कि बाहर की तरफ बन रहे, उन्हें एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एश एंड डस्ट कमिंग फ्रॉम द वोल्केनो। दीज आर यूजुअली लो हाइटेड कोन। जब मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी के अंदर से एश, कोर एस, डस्ट निकलती है, तो जब उससे लैंडफॉर्म बने उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म।
जो उसके थ्रू बनते हैं। दिस वोल्केनो कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली लूज ग्रेनी सिंडर कोन। यहां पर एकदम ऑलमोस्ट इंटायरली लूज कोन पाए जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा ये ज्वालामुखी। ये आपको मिलेगा एकदम गैस की तरह, एकदम धूल की तरह कि हवा के साथ बह जाए। मतलब मैंने आपको बताया ना, ज्वालामुखी के अंदर से राख निकलती है, राख निकलती है, मैंने बताया था ना। तो उस राख से जो कोन बाहर बने उसे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में सिंडर एश कोन बोलते हैं। ठीक, हाँ हाँ, बस मैं बंद कर रहा हूं बेटा। अब हम कल कंटिन्यू कर लेंगे यार, मुझे ना दूसरी क्लास है, 5 मिनट ले लूंगा तो मैं भी हाथ मुंह धो लूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया, हम अगली क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे। हमारा कुछ बचा नहीं, हमने ऑलमोस्ट हमारी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होने वाली, ऑलमोस्ट। अच्छा माहौल था, बाद में रियलाइज हुआ कि एक और क्लास है। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद भाई। चलो बेटा, तो मैं फटाफट अगली क्लास के लिए तैयारी करता हूं, आपसे मिलता हूं जल्दी। जय हिंद एंड जय भारत।